हाँ तो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग? आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट में। लेक्चर नंबर ये 3 है। टाइपिंग थोड़ा सा गलत कर दिया है तो आप इस पे मान नहीं जाइएगा। ये 3 है, लेक्चर नंबर हम लोग 3 का बात कर रहे हैं। ये 1 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। लेक्चर नंबर हम लोग किसका बात कर रहे हैं? 3 का, ठीक है। चलिए तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो सॉलिड स्टेट का पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो लोग प्लीज जाकर के पहले पहला और दूसरा लेक्चर देखिए, तब जाकर के जो है आपको तीसरे लेक्चर में थोड़ा सा और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन आप तीसरा भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों लेक्चर अगर आप देखे हुए रहिएगा तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस जो है ज्यादा रहेगा और समझ में भी आएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिख ही गया होगा 12th केमिस्ट्री है ना, हम लोग रैंकर्स बैच जो स्टार्ट किए थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 3, ठीक है। चलिए ये है आपका लेक्चर नंबर 3। अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े क्या था। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिट सेल क्या होता है ना, एक चर्चा किए थे कि यूनिट सेल क्या है। हम लोग बात किए थे कि सर यूनिट सेल क्या है। तो यूनिट सेल के बारे में हम लोग देखे कि यूनिट सेल क्या है। अरे भाई इधर आ जाओ। हाँ, यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, तो इसी को हम लोग क्या बोले थे? यूनिट सेल, है ना। फिर हम लोग देखे थे कि यूनिट सेल मेनली 2 तरह का होता है। मतलब अगर हम लोग यूनिट सेल को क्लासिफाई किए थे तो एक को हम लोग क्या बोले थे, ध्यान से देखिएगा। एक को हम लोग बोले थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को हम लोग क्या बोले थे? प्रिमिटिव। क्या बोले थे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा क्या था? दूसरा था नॉन प्रिमिटिव। दूसरा क्या था? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो एक था प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है एकदम साधारण, सिंपल, है ना। तो उसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? एससीसी। क्या होता है इसको आज हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। फिलहाल बता देते हैं। नॉन प्रिमिटिव में हम लोग पढ़े थे कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, एंड सेंटर यूनिट सेल होता है और एज सेंटर यूनिट सेल होता है। इसका चर्चा हम लोग किए थे। फिर हम लोग बात किए थे जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब का हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देते हैं, है ना, रिकैप में बता देते हैं ताकि जो है ना आपका याददाश्त जो है एकदम ज्यादा स्ट्रांग रहे। जैसे क्यूब का हम लोग बात किए थे कि क्यूब में कॉर्नर कितना होता है। हम लोग बात किए थे कि सर क्यूब में जो है कॉर्नर होता है 8, है ना। इसके बाद हम लोग बात किए थे क्यूब में सर फेस होता है 6, क्यूब में है सर एज होता है 12। एज मतलब किनारा कितना होता है? 12। और भी बात किए थे, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। क्यूब का ही हम लोग बात किए थे। हम लोग बात किए थे बॉडी डायगोनल, क्यूब का ही बॉडी डायगोनल। डायगोनल बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब क्या था? देखिए 2 मिनट जो है आपको रिकैप करवा देते हैं, है ना, रिवीजन करवा देते हैं, तो आपको पिछला लेक्चर जो है रिवाइज करने में थोड़ा सा आसानी होगा। इसको देख लीजिएगा तो आपका याददाश्त जो है थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, और मजा भी आएगा आपको। तो हम लोग बॉडी डायगोनल का बात किए थे। बॉडी डायगोनल क्यूब का क्या था? तो हम लोग बात किए थे कि सर ये होता है √3, देखे थे हम लोग। फिर हम लोग फेस डायगोनल का बात किए थे कि सर फेस डायगोनल कितना होता है ये बताइए। तो हम लोग बात किए थे कि सर फेस डायगोनल कितना होता है? √2 हम लोग पढ़े थे कि फेस डायगोनल कितना होता है? √3। इसके बाद हम लोग बात किए थे कि सर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब के वॉल्यूम के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ये क्या होता है? एक क्यूब। एज लेंथ का क्यूब कर देते हैं तो इससे क्या आ जाता है? क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है। चलिए और भी बात किए थे कि अगर कोई आइटम क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो क्यूब के अंदर, वो जो यूनिट सेल है उसके अंदर कितना पार्ट शेयर कर रहा था? 1/8 पार्ट। अगर कोई फेस पे प्रेजेंट है तो वो कितने पार्ट को शेयर कर रहा था? 1/2। कोई अगर एज सेंटर पे प्रेजेंट है तो वो कितने पार्ट को शेयर कर रहा था? 1/4 पार्ट को। तो ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा आपको, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहला हम लोग डिस्कस है, हालांकि पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे, लेकिन चलिए आज डिटेल में चर्चा करते हैं
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मजा आ जाएगा। पूरे लेक्चर को जो है ना एकदम बढ़िया से आपको देखना है। हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कि सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग किसको बोलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। द टाइप ऑफ यूनिट सेल, ध्यान से देखिए, द टाइप ऑफ unit cell, the type of unit cell in which atoms present at corner as well, sorry, in which atoms present at corners only, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये क्यूब है, ध्यान से देखिए कि सर ये क्या है, क्यूब है, ये क्यूब है, ध्यान से देखिए ये क्यूब है, क्यूब है, क्यूब, क्यूब। तो एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जितना भी एटम है सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोल देंगे सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कि एटम कहाँ पे प्रेजेंट है सर, कॉर्नर पे। अच्छा, यहीं पे एक बात और हम लोग कर लेते हैं, छोटा सा कोऑर्डिनेशन नंबर, छोटा सा बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। मतलब ये जो कोई भी एटम जो है, ये एटम जो है डायरेक्टली कितने एटम से जुड़ा रहता है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एक सिंगल एटम जो है, जैसे छोटा सा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बतलाते हैं। जैसे कोई सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से पार्टिकल अरेंज है, इस तरीके से कोई सॉलिड के अंदर पार्टिकल अरेंज है वन डायमेंशन में, और हमको पता करना है कि ये वाला जो स्फीयर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो ये देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ पड़ोसी जो डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करेंगे कि सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब ये देखेंगे कि ये डायरेक्टली कितने एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्टली 2 एटम से जुड़ा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। और यही बात हमको करना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो एगो एटम रहता है कॉर्नर वाला, ये 6 से अटैच रहता है, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है उसमें एगो यूनिट सेल नहीं रहेगा, इस पे और भी यूनिट सेल जो है अलग अलग क्यूब जो है जुड़ा हुआ रहेगा। इस तरीके से यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना आता है, 6। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है तो आपको याद भी रखना है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट है, ये कॉर्नर वाला एटम, दोनों कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच करता है। क्या करता है, एक दूसरे को टच करता है। तो एक चीज देखिए, आगे बता रहे हैं आपको, अभी हम लोग क्या बात किए कि जो कॉर्नर पे एटम है, मान लिए कि एक कॉर्नर पे ये एटम प्रेजेंट है और एक कॉर्नर पे ये वाला एटम प्रेजेंट है, दोनों जो है एक दूसरे को टच करता है। हालांकि इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है कि टच करता है, लेकिन ये दोनों एटम इतना बड़ा होता है कि ये दोनों कॉर्नर को इस तरीके से टच करता है। तो कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट रहता है वो अलग अलग कॉर्नर एटम को टच करता है, ये अलग अलग कॉर्नर एटम को टच करता है। अच्छा बताइए, ये दोनों अगर टच किया तो इस दोनों एटम को हम लोग यहाँ बाहर निकाल के लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी में देखिए कि यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम लोग मान लिए ए है, एज लेंथ बोल रहे हैं कि ए है, क्यूब के जो एज है इसको हम लोग क्या मान लिए, ए है। मतलब हम कह रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ए है, क्या है, ए क्या है, एज लेंथ। अच्छा, ये जो एटम है, स्फीयर है, इसका रेडियस क्या है, आर। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस क्या है, आर। और हमारा टॉपिक क्या है, तो टॉपिक यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देखिए किसका रिलेशन हम लोग देख, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, रेडियस एंड एज लेंथ ए, और रेडियस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके बीच में क्या रिश्ता है भाई। तो रेडियस और एज लेंथ में जो है क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखिएगा इस बात को। अच्छा, ये आर और आर को हम लोग क्या लिख देंगे, 2r। तो 2r किसके बराबर है, तो सर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अब ये बताएं कि क्या है, a है। तो बताइए r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा a/2। r बराबर क्या हो जाएगा, a/2।
तो रेडियस का फॉर्मूला अब आपको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस का फॉर्मूला होता है एज लेंथ का आधा, मतलब a/2। ये बात पता चल गया। तो आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दो बात पता चल गया कि रेडियस कितना है, a/2। ओके, वेरी गुड, आपको याद हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, 6। तीसरा हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ पे, है ना, या रैंक ऑफ द यूनिट सेल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या होता है अभी आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्टिव इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, या इसी को हम लोग बोलते हैं रैंक ऑफ द यूनिट सेल, रैंक ऑफ द यूनिट सेल। मतलब टोटल एटम कितना है, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ जेड का वैल्यू जानने का कोशिश करते हैं कि सर जेड का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना है। देखिए, अभी हम लोग बात किए थे कि जो सर सिंपल क्यूबिक सेल है इसमें एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है उसका क्यूब के अंदर कितना पार्ट आता है, 1/8 पार्ट। तो बताइए क्यूब के अंदर कॉर्नर कितना है सर, 8 कॉर्नर है, और कितना पार्ट उसका शेयर करता है, 1/8 पार्ट शेयर करता है। तो इफेक्टिव या बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम जो है इसमें कितना हो गया, 1। तो ये आपको याद रखना है 3 बात। सबसे पहले ये सिंपल क्यूबिक सेल उसको बोलेंगे जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद सिंपल क्यूबिक सेल में जो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। दूसरा, इसमें जो रेडियस का फॉर्मूला है ये a/2 होता है। और तीसरा, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अभी आपको कैलकुलेट करके बता दिए कि कितना होता है सर, 1 होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये सिंपल क्यूबिक सेल पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बढ़िया से देखिएगा और ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सर दूसरा क्या है, दूसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसीसी। बॉडी सेंटर यूनिट सेल को शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग, बीसीसी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। द टाइप ऑफ यूनिट सेल in which atoms present at corners as well as its body center, मतलब एटम कॉर्नर पे रहेगा लेकिन कॉर्नर के अलावे भी कहां पे रहेगा, बॉडी सेंटर, मतलब क्यूब के एकदम बीच में रहेगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे कि सर, इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब ध्यान से देखिएगा इसका फोटो, देखिए फोटो बना रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा देखिए, फोटो जो है बना हुआ भी लेके आ सकते थे, लेकिन बना के थोड़ा बताएंगे ना तो आपको थोड़ा और मजा आएगा, स्प्राइट भी आएगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम, बढ़िया डायग्राम बना देते भाई, बढ़िया। हाँ दोस्त, तो अभी क्या बात की है कि सर एटम कॉर्नर पे है, ई वाला कॉर्नर पे भी है, ई वाला कॉर्नर पे भी है, इस पे भी है सर, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी। साथ साथ इसके बॉडी सेंटर पे भी एक एटम होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोल देते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, इसमें देखते हैं कि सर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है, मतलब जेड का वैल्यू कितना होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मतलब जेड। अब बताइए 8 को कॉर्नर है, अच्छा, और कॉर्नर पे जो एटम रहता है वो क्यूब के अंदर कितना पार्ट इसका शेयर होता है, 1/8। अच्छा, ये क्यूब के तो अंदर है, ये वाला बॉडी सेंटर पे जो है क्यूब के अंदर है, तो ये तो पूरे पार्टिकल
पूरे एटम शेयर में आएगा, तो Z का वैल्यू जो है BCC में ये इससे कट जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितना आएगा 2। ये भी आपको याद रखना है। याद क्या आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप जिस रूम में बैठे हैं तो बीच बीच वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो समझ लीजिएगा उस रूम में बीच में एगो बड़का एटम है और ये बड़ा वाला एटम क्या है, वो वाले कॉर्नर पे एटम जो है उसको भी टच कर रहा है और नीचे जो एटम है कॉर्नर पे उसको भी टच कर रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है √3। ऐसे नहीं समझना, देखिए ये वाला जो एटम प्रेजेंट रहेगा ये बिचलिका एटम को टच करेगा और इस वाला एटम को भी टच करेगा। तो यहां से यहां तक हम लोग जानते हैं कि बॉडी डायगोनल होता है। तो इसके बीच में कौन कौन एटम आया, एक ये और एक ये वाला तो ये इधर का है ना। तो बॉडी डायगोनल में यहां से यहां अगर 3 एटम को देखेंगे तो ये तीनों एटम जो है, ये बीच वाला जो एटम है ये दोनों कॉर्नर वाले एटम को टच करता है और ये हर कॉर्नर को टच करता है, हर कॉर्नर को टच करता है। तो ये वाला एटम जो है हर एक कॉर्नर को टच करता है। तो एक बात तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अगर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आएगा 8। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन, ध्यान से देखिए, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। क्या रिश्ता है भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब एज लेंथ और रेडियस में क्या रिश्ता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल में, उसको समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो समझ में। हम क्या बोल रहे हैं कि क्यूब में जो है ये बीच में जो बॉडी सेंटर पे एटम है ये इस कॉर्नर को भी टच कर रहा है, इस कॉर्नर को भी टच कर रहा है। तो हम इसको और इसको बना लेते हैं। यहां से यहां का डिस्टेंस हमको पता है, बॉडी डायगोनल √3a होता है, आपको पता है। तो आधा कितना होगा, हम सिर्फ यहीं से यहीं का डिस्टेंस देखेंगे तो आधा कितना होगा √3a/2 होगा। भाई दोस्त यहां से यहां का डिस्टेंस √3a है तो यहीं तक का डिस्टेंस लेना है तो √3a होगा। तो ध्यान से देखिए बढ़िया से, इधर हम बोल रहे हैं कि आधा ले लिए, एक एटम यहां है और एक एटम यहां है, एक इधर भी है जो टच कर रहा है, लेकिन हम यहीं तक लेना है। तो कह रहे हैं कि यहाँ जो है और यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो एज लेंथ के बराबर है। कितना है एज लेंथ बोल रहा है √3a है। कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है √3a/2, √3a/2। और ये इसका रेडियस r, इसका रेडियस r। इसको सीधा करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसे था तो समझाने के लिए सोचे कि ऐसे ही बना देते हैं। ये एटम और ये एटम को बनाए हैं एक साथ टच करके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3a का आधा होगा। इसको हम लोग लिख दिए √3a/2। अब ध्यान से देखिए r और r क्या हो जाएगा 2r। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा सर √3a/2। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सर रेडियस बराबर आ गया √3a/4। अब बताइए इस पे कोई भी अगर न्यूमेरिकल आए, या तो रेडियस का वैल्यू दे देगा या एज लेंथ का वैल्यू दे देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एज लेंथ का वैल्यू दे देगा तो रेडियस कैलकुलेट करेंगे, और रेडियस का वैल्यू दे देगा तो एज लेंथ कैलकुलेट कर देंगे। ये बन जाएगा ना। अच्छा, √3 का मान बहुत सारे बच्चे को नहीं पता रहता है, तो यहाँ लिख देते हैं कि √3 का वैल्यू कभी अगर न्यूमेरिकल में यूज हुआ तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.732। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 1.732। ठीक है, ओके। तो ये √3 का जो है आपको वैल्यू पता चल गया कि √3 का वैल्यू कितना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल का। तो चलिए दो चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल एंड फेस सेंटर यूनिट सेल। अब हम लोग चर्चा करेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल का। तो ध्यान से देखिए इधर, तो तीसरा पॉइंट है आपका जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं FCC। फेस सेंटर यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं FCC। अब फेस सेंटर यूनिट सेल किसको बोलेंगे, तो अभी हम लोग देखे थे कि एटम कॉर्नर पे रहेगा
साथ ही कॉर्नर के साथ साथ अगर एटम फेस पे भी प्रेजेंट है, क्यूब के फेस पे भी है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखिए डेफिनेशन, द टाइप ऑफ यूनिट सेल, द टाइप ऑफ यूनिट सेल in which atoms present at corners as well as its face center, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, तो चलिए ध्यान से देखिए, द टाइप ऑफ यूनिट सेल इन विच एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज इट्स फेस सेंटर, कॉर्नर के अलावे अगर फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, अब इसका फोटो बनाते हैं, आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो ये है भाई क्यूब, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे, 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 साथ साथ हर एक फेस पे, इस फेस पे भी, इस फेस पे भी, इस फेस पे भी, इस फेस पे भी, और यहाँ पे एक आगे वाला फेस पे ऐसे, और एक पिछले का फेस पे, तो हर जगह प्रेजेंट रहेगा, 6 फेस पे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल। अब ध्यान से हम लोग देखते हैं इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है। अब फेस सेंटर एटम हम लोग किसको बोल दिया, फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसमें एटम कॉर्नर पे भी होगा, साथ साथ हर एक फेस पे भी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल। ध्यान से देखिए, तो कॉर्नर कितना है 8, शेयर कितना से करेगा 1/8 से, फेस कितना होता है फेस सेंटर 6, और फेस पे जो एटम रहता है वो शेयर कितना से करता है 1/2 से, तो 8 से 8 कट गया, यहाँ 2 3 जा या 2 तिया 6, तो z बराबर हो गया सर 1 + 3 मतलब का 4। तो यहाँ पे इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 4। चलिए, अच्छा, फेस सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है फेस पे, तो ये जो फेस पे एटम प्रेजेंट है ये इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है। अब हम लोग बात किए थे कि जो फेस, जैसे ये फेस को बाहर निकाल लिए, तो कह रहा है कि फेस सेंटर मतलब उसके बीच में जो एटम है ये कॉर्नर वाले एटम को भी टच करता है, और यहाँ जो एटम है इसको भी टच करता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग देखे थे फेस डायगोनल, ये कितना होता था √2 है, और यहीं तक का डिस्टेंस लेंगे, आधे डिस्टेंस लेंगे हम, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि सर आधा डिस्टेंस लेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे √2 है। जैसे उसमें बॉडी डायगोनल कितना था √3 है, और यहीं तक का लिए थे तो क्या बोले थे √3a/2। सेम इसी तरीके से जो फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है ये दोनों कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। तो आगे वाले पैराग्राफ में आपको बढ़िया से बताते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे एक फेस निकाल लिए, क्यूब का एगो फेस को निकाल लिए, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि सर यहाँ पे जो फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है वो कॉर्नर वाले एटम को, कॉर्नर वाले एटम को टच करता है, और यहां से यहां तक आपको भी पता है कि सर फेस डायगोनल का जो ये डिस्टेंस होता है ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है √2 है। लेकिन हमको ये दोनों एटम को कंसीडर करना है, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं
हम लोग ये देखने का कोशिश कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। अब ध्यान से देखिए अब इस दोनों एटम को बाहर निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब ये दोनों एटम को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ इसका रेडियस है r और इसका भी रेडियस है r, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये है √2a। ये पूरा का था और आधा यहीं तक का लेंगे तो √2a/2 होगा डिस्टेंस, √2a/2। तो अब देखिए ये 2r बराबर क्या हो जाएगा सर, ये 2r बराबर हो जाएगा √2a/2 और r बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर, तो सर रेडियस बराबर हो जाएगा √2a/4। तो ये आ गया यहाँ से रेडियस का फॉर्मूला। ये यहाँ से क्या आ गया कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में रेडियस का जो फॉर्मूला होगा ये क्या होगा, √2a/4 होगा। क्या होगा, √2a/4 होगा। आई होप कि ये वाला बढ़िया से एकदम समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं कि सर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आप कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताए, तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में ये 12 होता है ना। 3D डायग्राम रहता है तो उसके थ्रू समझ जाते हैं, लेकिन इस पे बनेगा नहीं, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो चलिए ये तीनों जो है यूनिट सेल हम लोग को एकदम डिटेल में पढ़ना था, पढ़ भी लिए और जितना बात बताए हैं उतना बात एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, है ना। अब क्या है कि हम लोग देख लेते हैं बस एज सेंटर यूनिट सेल किसको बोलेंगे, है ना, या ऐसा हम लोग बात कर लेते हैं एज सेंटर यूनिट सेल में मतलब नंबर ऑफ एटम कितना होता है, कभी कभी पूछता है, हालांकि सिलेबस में उसको पढ़ना नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। बस उसमें हम लोग इतना बात करेंगे कि इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मतलब जेड का वैल्यू कितना होता है ना। जैसे सिंपल यूनिट सेल में हम लोग बात कर लिए जेड का वैल्यू कितना है 1, बीसीसी में हम लोग बात किए कि जेड का वैल्यू कितना है 2, और फेस सेंटर यूनिट सेल में हम लोग बात किए कि जेड का वैल्यू कितना है 4। तो हम लोग देख लेते हैं कि एज सेंटर यूनिट सेल किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए हालांकि सिलेबस में नहीं है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी हो जाएगा तो अच्छी बात है भाई, है ना। चलिए एज सेंटर यूनिट सेल, एज सेंटर यूनिट सेल, देखिए एज सेंटर यूनिट सेल हम लोग उसको बोलेंगे, ध्यान से डेफिनेशन ही लिख देते हैं। एटम्स present at corners atoms present at corners as well as its edge center, एज पे भी प्रेजेंट होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एज सेंटर यूनिट से, ठीक है। मतलब कॉर्नर के अलावा भी कहां पे रहता है, एज पे। तो बताइए z का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो कॉर्नर पे है तो 8 को कॉर्नर 1/8 से शेयर करेगा, और एज पे है, एज कितना होता है 12, और एज पे जो एटम रहता है वो कितना से शेयर करता है, 1/4 पार्ट शेयर करता है। इसको इससे काट देंगे, ये 4 तिया 12, और तो ये कितना हो गया, जेड का वैल्यू हो जाएगा सर 1 प्लस का 3 मतलब का 4। बस इसमें इतना पढ़ना था, है ना, इसमें आपको इतना ही देखना था, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखने के बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, है ना, और रेडियस पे क्वेश्चन मिलेगा, तो एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिश करवाते हैं। चलिए पिछले मतलब नेक्स्ट वाला में क्वेश्चन लेकर ही आएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ा दे क्या, क्वेश्चन ही करवाते, चलिए क्वेश्चन ही करवाते हैं। देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे हमसे पूछता है, क्वेश्चन के थ्रू ही बनाते, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इफ एटम्स ए एक्स वाई जेड कुछ भी दे देगा, एटम्स ए प्रेजेंट एट कॉर्नर्स
and atoms be present at face center, present at face center, है ना। तो हमसे पूछेगा find the formula of कंपाउंड। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है ना। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और कभी कभी जो है बनाने के लिए भी आ जाता है 2 मार्क्स में, या कभी कभी तो 5 मार्क्स में ही पूछ दिया है। ठीक है, तो 5 मार्क्स में हालांकि आएगा नहीं, आएगा तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, है ना। कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है बनाने का तरीका, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे हमसे क्या पूछ रहा है कि ए वाला एटम कहाँ पे है, तो हमसे पूछ रहा है कि ए वाला मतलब दिया गया है ए वाला एटम कहाँ है, कॉर्नर पे। ठीक है, अच्छा आप बताइए कि कॉर्नर कितना होता है 8, शेयर कितना से करता है 1/8 से। तो ए का एटम का संख्या हम लोग निकाल लिए कि ए का एटम कितना है 1। ठीक है, बी वाला एटम हमको कह रहा है कि फेस सेंटर पे, कहाँ पे है, फेस लिखा है ना, एटम बी प्रेजेंट एट फेस सेंटर। जो बी वाला एटम है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सर बी वाला जो एटम है ये फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। और आपको पता है कि फेस कितना होता है 6, और शेयर कितना से करता है 1/2 से, काट देंगे 2 तिया 6, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3। अच्छा एक बात बताइए, इसका तो फॉर्मूला हम बना ही देंगे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला करके हमको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनाएंगे CO2। तो CO2 में हम बोलेंगे कि कार्बन का एक एटम है सर, और ऑक्सीजन का कितना एटम है 2 एटम। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ए और बी को मिला करके फॉर्मूला बनाना है। तो देख लेंगे कि ए का कितना एटम आया है सर 1, और बी का कितना एटम आया है सर 3। 1 को नहीं लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो सर फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा AB3। अच्छा ए और बी के जगह पे अगर वो चाहता तो क्या देख सकता था, ए और बी के जगह पे ये भी हो सकता है, या तो x दे दे, y दे दे, z w कुछ भी दे देगा। बस आपको कैलकुलेट क्या करना है कि टोटल एटम अगर कॉर्नर पे है तो टोटल एटम कितना होगा, तो z का वैल्यू कितना होगा, z का वैल्यू नहीं मतलब एटम कितना होगा। ठीक है, z का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा देते हैं और आप लोग भी बनाइए। क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज मतलब रोक दीजिए और फिर सॉल्व करके देखिए, नहीं होगा तो फिर आगे वीडियो को देखिए, थोड़ा सा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके का कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, find the formula of the compound if atoms X present at face center and atoms Y at atoms Y at edge center, edge center, edge center, ये क्वेश्चन है भाई। चलिए तो ये भी इजी है, चलिए देखिए कह रहा है कि X वाला एटम जो है ये कहां पे है सर, फेस सेंटर पे। कहां पे है, फेस सेंटर पे। ठीक है भाई, X वाला एटम हमसे कह रहा है कि कहां पे है, फेस सेंटर पे। ठीक है, और Y वाला जो एटम है, सॉरी इसको तो कैलकुलेट तो कर लो कि X में क्या एटम रहेगा। अच्छा कोई एटम फेस पे रहता मतलब फेस कितना है 6, शेयर कितना से करता है सर 1/2 से, 2 से काट देंगे सर 2 तिया 6, 3 एक कान 3 मतलब 3 1 जा 3, ऐसा इंग्लिश में 3 वो एटम हो गया सर। Y वाला कह रहा है सर एज सेंटर पे है, कहाँ पे है, एज सेंटर पे। ठीक है, अब बताइए क्यूब में एज कितना होता है 12, शेयर कितना से करता है 1/4 से, 4 से काट देंगे 4 तिया 12, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया 3। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कंपाउंड का
तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, x3 y3, दोनों को 3 से डिवाइड अगर हम लोग करें, 3 से डिवाइड करें दोनों में, तो फॉर्मूला बन जाएगा और भी सिंपल हो जाएगा, और फॉर्मूला होगा xy। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, xy। हट जाते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x और y। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा, एक और थोड़ा सा चेंज करके देते हैं, देखते हैं कि आप लोग उतना सोच पाते हैं कि नहीं, है ना। थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा रहे हैं, उतना ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हल्का सा बढ़ा रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन बना पाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है फाइंड, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड if atoms A, if atoms A present at corner, okay, present at corners, and atoms B present at alternate फेस सेंटर। ये है भाई साहब क्वेश्चन, बनाइए जरा, वीडियो को करिए पॉज और बनाइए। चलिए हम बनाते हैं, ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ, अब हम क्या है कि यहाँ पानी ढूंढ रहे हैं, बोतल है ही नहीं, स्टॉप मिस कर दिया भाई, आज रखा नहीं पानी, हमको प्यास लग रहा है थोड़ा सा, बट कोई ना। देखिए, फॉर्मूला ही कंपाउंड का निकालना है, एकदम इजी है। ए आइटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे, तो लिखिए, डरा दिए पहले आप लोग को, है ना, टफ है, इजी है भाई, इजी है, नहीं है टफ। ए कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे, ठीक है, ओके। तो कॉर्नर आप लोग को अब याद हो गया सर, 8 गो कॉर्नर होता है, शेयर करता है 1/8 से, तो सर वैल्यू आ गया 1, ओके। मसला तो बी वाला में है ना, मसला माने प्रॉब्लम, बी वाला में प्रॉब्लम ये है कि सर बी वाला जो एटम है वो अल्टरनेट फेस सेंटर पे, क्या मतलब है सर अल्टरनेट फेस सेंटर का, तो देखिए बताते हैं। बी कहाँ पे है, तो बी है सर अल्टरनेट अल्टरनेट फेस सेंटर, कहाँ पे है, अल्टरनेट फेस सेंटर। अच्छा आप ये बताइए, फेस कितना होता है, 6 गो, फेस कितना होता है 6, लेकिन हमसे बोल रहा है कि अल्टरनेट फेस सेंटर पे है, हमसे क्या पूछ रहा है कि अल्टरनेट फेस सेंटर पे है, तो अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, एगो फेस पे होगा, मान के चलिए सामने वाला फेस पे है, इधर का वाला पे नहीं है, इस वाले इस साइड वाले फेस पे है, लेफ्ट वाले पे नहीं है, ऊपर का वाला पे है, नीचे वाला फेस पे नहीं है, तो टोटल 6 फेस है, तो 3 गो पे होगा, 3 गो पे नहीं होगा, यही तो मतलब हुआ। मतलब सर फेस यहाँ पे कै गो है, 3 गो है, लेकिन फेस वाला शेयर कितना से करता है सर, 1/2 से, तो बी का जो वैल्यू आ गया ये कितना होगा सर, 3/2। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा सर, ये क्या बनेगा, तो फॉर्मूला जो यहाँ से बनेगा सर, ये ए का तो वैल्यू कितना है 1, तो ए और बी कितना है, बी है सर, सॉरी 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 सॉरी, और यहाँ बी का वैल्यू है सर 3/2। अब एगो बात बोलिए, इसमें अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A2 और B3, ये आ जाएगा फॉर्मूला। थोड़ा सा टफ था, है ना, उतना भी टफ नहीं था, थोड़ा सा टफ था, है ना। एक और क्वेश्चन दे देखा, बताइए, व्हाट यू वांट, इफ यू वांट देन आई विल गिव यू 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दे ही देते हैं, आप लोग को भी थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा, ध्यान से देखिए। If A atoms present at face center
फेस center and B atoms present at corners but missing from four corners. Then what is the formula of compound? What is the formula of compound? ये भी इजी है, बस समझना है क्वेश्चन को, बस बन जाएगा कुछ। ध्यान से देखिए, ए एटम कहाँ पे है? फेस सेंटर पे, लिख दीजिए। अब तो आपको पता हो गया कि सर ए कहाँ पे है? फेस सेंटर पे है। ए कहाँ पे है? फेस सेंटर पे। ए कहाँ पे है? फेस सेंटर पे। फेस कितना होता है सर? 6। ओके, फेस पे जो रहता है सर 1/2 से शेयर करता है, आपको याद हो गया होगा। 2 3 6, तो सर ए का जो वैल्यू आ गया, यह आ गया 3। लेकिन सर जी बी जो है कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे है। लेकिन कह रहा है कि 4 गो कॉर्नर पे मिसिंग है। बी आइटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, लेकिन 4 गो कॉर्नर पे मिसिंग है। तो बताइए टोटल कॉर्नर कितना है? 8 गो। टोटल कॉर्नर कितना है? 8 गो। और 4 गो पर से मिसिंग है, तो 4 ही गो पे बचा, तो कॉर्नर कितना लेंगे? 4। और जो कॉर्नर पे आइटम रहता है शेयर कितना से करता है? 1/8 से। तो 4 दूना 8, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? 1/2। माने कि अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे सर, मतलब कि सर फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो ए का वैल्यू कितना है सर? 3। और बी का वैल्यू कितना है सर? 1/2। अच्छा, मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं सर इसको 2 से, तो ये कितना हो जाएगा सर? A6 और B, है ना? 2 से 2 तो ये कट ही जाएगा, और ये 2 3 6, फॉर्मूला आ जाएगा A6 और B। ठीक है, A6 और B। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर पाइएगा? आराम से कर पाइए। ठीक है, चलिए अभी टाइम है अपने पास, है ना? ज्यादा समय तो नहीं हुआ भाई, रिमोटवा दो, टाइम बाद देखते हैं। हाँ भाई, आई हैव इनफ टाइम है, अभी कुछ देर है। तो चलिए अगर कुछ देर टाइम है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चर्चा कर लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन का। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा नहीं, अलग अलग निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसको हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग इफिशियंसी। ध्यान से देखिएगा ये होता क्या है, बता देते हैं। द स्पेस और फ्रैक्शन द स्पेस और फ्रैक्शन occupied by atoms in a unit cell। द स्पेस और फ्रैक्शन ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब देखिए हम लोग अलग अलग तरह का यूनिट सेल पढ़े हैं, अब एकदम ध्यान लगा के देखिए। हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे सिंपल यूनिट सेल है तो 8 को एटम कॉर्नर पे था, पढ़े है ना? तो वो जो एटम प्रेजेंट है क्यूब के अंदर कितना जगह छेक रहा है, वही है पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे 20 यूनिट सेल है, एटम कॉर्नर पे है, एगो बीचों में है, तो कितना जगह उस यूनिट सेल के अंदर वो एटम छेक रहा है, तो जितना जगह कवर कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। तो अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखें, पैकिंग फ्रैक्शन को शॉर्ट में लिख रहा है पीएफ, तो ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल
वॉल्यूम ऑफ एटम्स, कि एटम्स कितना जगह छेक रहा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कि क्यूब का कितना वॉल्यूम है और एटम कितना जगह छेक रहा है उस यूनिट सेल में, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। अच्छा, एटम कैसा है भाई, एटम जो है हमारा, एटम जो है स्फेरिकल है, एटम कैसा है, स्फेरिकल है। और बताइए अगर स्फेयर है ये और स्फेयर का रेडियस आर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर ये एटम है और एटम स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ एटम होगा 4/3 पाई r क्यूब। पढ़े होंगे आप लोग कि गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। लेकिन जैसे सिंपल यूनिट सेल में है, एगो एटम से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम एक निकाले थे, बॉडी सेंटर में 2 एटम है, फेस सेंटर में 4 एटम है, तो ये तो एगो एटम का वॉल्यूम है। तो अगर हम z से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स आ जाएगा, और हम लोग क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब कि सर अगर हम लोग लिखना चाहे पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा z इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भाई, ये तो कई बार हम लोग पढ़ लिया और बोले थे आपको कि ये यूज में आएगा, देखिए अभी यूज में आ जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे ए क्यू से, तो ये आ गया हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अच्छा, और जो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ध्यान से देखिए, एक वर्ड और हम लोग लिखे थे यहाँ पे, पैकिंग इफिशियंसी। क्या लिखे थे, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी किसको हम लोग बोलते हैं, जो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, पैकिंग इफिशियंसी। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। अब क्या है, अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सिंपल क्यूबिकल सेल में पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, मतलब एटम्स जो है कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है, बीसीसी में कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है और फेस सेंटर में कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है। तो इस सब के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला लेक्चर, है ना। अब एक ही लेक्चर में तो सब कुछ नहीं पढ़ा देंगे, नहीं तो पता चला कि आप लोग बेहोश, है ना। तो थोड़ा सा एकदम चिल मार के भी पढ़ना होता है, एकदम ज्यादा सीरियस भी नहीं है कि एक की वीडियो में सब कुछ खत्म कर देंगे। थोड़ा सा रिलैक्स होकर के पढ़िए। सॉलिड स्टेट में ये तीसरा ही लेक्चर है, मुश्किल से इसमें 5 से 6 लेक्चर होगा, हम लोग इसको 5 से 6 लेक्चर में जो है इसको निपटा देंगे, है ना। और बढ़िया से पढ़ा रहा, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना भाई, अब तो रेडीमेड नहीं ना हो रहा है कि मार्केट में जब देखते हैं ना, 2 वीडियो यूट्यूब पे दे देगा फिर बोलेगा कि आप पैसा दीजिए और ऐप पे आइए, तो ऐसा तो करना नहीं है। जो भी जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा सा ये हो जाता है कि बच्चा से इंटरेक्ट होते हैं कि कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछ लेता है, लेकिन आप लोग को भी बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर दीजिए, उस बिहाफ पे हम जो है नेक्स्ट जो अगला लेक्चर आएगा उसमें बता देंगे आपको। ऑफलाइन में तो यही होता है ना, बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता है, बच्चा के साथ बात होता है, हर बच्चे का कितना क्या प्रॉब्लम है बताता है। लेकिन एज अ टीचर हम लोग को पता होता है कि बच्चा को कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे दिक्कत हो सकता है, तो ऑनलाइन में वो सारी चीज कवर करने का कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग को भी पता है कि 100% कोई भी चीज नहीं होता है, तो आपको भी अगर कहीं डाउट होता है तो आप भी कमेंट करके पूछिए, या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। वहाँ हो सकता है कि मैसेज का अलाउ नहीं हो, तो आप यहीं पे वीडियो में जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ भी छोटा से छोटा डाउट हो, शर्माना नहीं है ना, क्योंकि जो डर गया तो ये वो घर गया, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और आप लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पूरे साल मेहनत करिए, रिजल्ट एकदम बेहतरीन होगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चिल मारिए।